अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आरजू काजमी। और आज जी हम ज़रा डिस्कस करेंगे कश्मीर को, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि सालों साल हो गए हैं, लेकिन कश्मीर का इशू जो है वो एक तरफ नहीं हो पा रहा, ना इंडिया से ना हमसे। और इसकी वजह से जो है दोनों मुल्कों के दरमियान एक टेंशन बनी रहती है, जो कि मेरे जैसे आम सिटीजन्स जो हैं हमें इस चीज़ को अच्छा नहीं लगता। हम समझते हैं कि ये टेंशन ख़त्म होनी चाहिए और इसका जो भी सॉल्यूशन है वो होना चाहिए, ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, हम वहाँ पे जा सकें और वहाँ की जगहों को देख सकें और टूरिज्म हो और वहाँ के लोग यहाँ पर आए, हम उन्हें वेलकम कर सकें। तो लेकिन जब तक कश्मीर इशू है मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पॉसिबल होगी। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ, हमें जी इंडिया से ज्वाइन किया है सुशील पंडित जी ने, जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और आप इनको अक्सर देखते भी रहते हैं हमारे साथ डिबेट्स में। बहुत शुक्रिया सुशील जी कि आप आए, थैंक यू सो मच। और जी मेरी हमें खुशी हुई पाकिस्तान से आपको हमें बताया। ज्वाइन किया। जी पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है चौधरी हमीद पोटी साहब ने। आपका ताल्लुक पाकिस्तान की तरफ, जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, वहाँ से है। तो हम देखते हैं कि दोनों हमें क्या बताते हैं और हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है या हम कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले सुशील जी, आपका एक ट्वीट मैंने देखा एक दो दिन पहले। उसमें जी। आपने कहा है कि जी वहाँ पे जो कश्मीर में जो हिंदूज हैं उनके पास हथियार होने चाहिए और उनके पास असला होना चाहिए और इस किस्म की बात। सर, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग आपको सुनते हैं, ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग आपको सुनते हैं। आपको लगता नहीं कि आप कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं यूथ को? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ट्वीट भी देखा और उस पर एक सवाल भी किया। आपने फिर ये भी सुना होगा कि इसी हफ्ते सोमवार को एक लुक भवन गांव है अनंतनाग में, उसके निहत्थे सरपंच को कुछ दहशतगर्दों की टोली ने आकर अकेले निहत्थे आदमी को, चुने हुए आदमी को गोलियों से भून दिया। वो वहां के मुसलमानों के वोट से जीता था, अकेला हिंदू था गांव में। सही। अब इंतजामिया और सरकारें एक एक आदमी को तो तहफ्फुज नहीं दे सकती, हर एक के साथ पुलिस का दस्ता नहीं लग सकता। सही। लेकिन हमारा ऐसे जिहाद से वास्ता पड़ा है जो निहत्थों पर और अकेलों पर बहादुरी जताते हैं, औरतों और बच्चों पर बहादुरी अपनी निकालते हैं। अब हथियारबंद जिहादी कलाशनिकोव लेके आए और पीठ के पीछे वार करके चले जाएं। 40-42 साल का ये शख्स, इसकी 3 बेटियां हैं, इसके अपने वहां बाग हैं, ये वहां के लोगों का इलेक्शन से जीता हुआ सरपंच है। ऐसे में अगर हम ये कहें कि इसके पास खुद की हिफाजत करने की सलाहियत और कुव्वत होती तो शायद ये एक दो को मार के मरता, या फिर इस पर हमला करने से पहले लोग 2 बार सोचते। क्योंकि ये निहत्था था, क्योंकि ये अपनी हिफाजत खुद करने में इसकी तैयारी नहीं थी, तो इसको आसान सा टारगेट बना दिया गया। यही हाल अभी 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा हमारे यहां होती है। हर साल लोग तीर्थ पे आते हैं, लाखों लोग आते हैं, औरतें और बच्चे और बूढ़े भी आते हैं। 8 लोग मार दिए गए, निहत्थे, जिसे आप उर्दू में जियारत कहते हैं, हम उसे तीर्थ कहते हैं। जी। लोग अपने अकीदे की वजह से जा रहे थे, दूर दूर घरों से आए थे, औरतें थीं। उन 8 में से 7 औरतें थी और एक बच्चा था। ये जिहाद की बहादुरी है, देखिए साहब, कि तीर्थ के लिए आए हुए निहत्थे, औरतें, बच्चे, 50,000 का लश्कर लगता है इन 5 लाख यात्रियों को तहफ्फुज देने के लिए।
दुनिया में इस तरह की जियारत शायद ही कहीं होती होगी। अपने ही देश में अपने ईश्वर से साल में एक बार कोई मिलने जा रहा है और उसका ये हश्र हो। तो इसलिए मैंने कहा कि वहां के शहरियों को, क्योंकि ये कानूनन भी हक है, हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा आईन कहता है कि लोगों के पास अपनी हिफाजत का हक है, अपनी हिफाजत के लिए तैयारी करने का हक है, हथियार उठाने का हक है। आप किसी पर हथियार ना उठाएं, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए जब आपकी जान पर बनाए तो आपका पूरा हक है कि आप हथियार रखें और उसका इस्तेमाल करें जब आप पर कोई बेजा हमला करे। तो उस नजरिए से मैंने कहा कि लोग भेड़ बकरियों की तरह कत्ल ना हो और इन जिहादियों के हत्थे चढ़कर बेमौत न मारे जाएं। जब तक पुलिस आए, जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस आए, ये जां बहक ना हो जाएं, इनके पास कम से कम एक कॉन्फिडेंस हो कि हम कुछ देर के लिए तो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। लेकिन सर आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई जिहादी थे या किसने किया? आपको मालूम है, आपने इन्वेस्टिगेट किया है, या आप अपने अपना एक अंदाजा बता रहे हैं? जी हाँ, मारने के बाद उन्होंने कबूला। यहां पर एक रिवायत है, मारने के बाद वो बाकायदा पैगाम देते हैं कि ये हमने मारा है। सही। ये लोग कहते हैं कि हम मार के गए हैं, क्योंकि होड़ लगती है साहब क्रेडिट लेने की। आप यहां से पैसे आते हैं ना, जब ये क्रेडिट लेते हैं तो इनकी इनामात बंटते हैं, इनके पास इनको रकम अदा की जाती है, और जितने मरे, किस हैसियत का मरा, उसके हिसाब से बाकायदा पेमेंट होती है। तो लेकिन सर ये भी तो हो सकता है ना कि वो आपकी तरफ के जो कश्मीर है वहीं से कोई जिहादी हो, वहीं से कोई फ्रीडम फाइटर हो जो तंग हो रहे हो, और उनका एक कोई टाइप का रिएक्शन ऐसे ऐसे, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कोई ऐसे कैसे किसी को जाके मार सकता है नहीं, मुझे बिना बताइए वजह, बगैर कौन किसी सी रीजन फ्रीडम के। फाइट है? ये कौन सी फ्रीडम फाइट है कि चुने हुए सरपंच निहत्थे अकेले व्यक्ति को पीठ के पीछे से 3-4 लोगों की टोली जाके गोलियां बरसा के मार दे? ये फ्रीडम फाइट है कि जियारत पे आई हुई औरतों पर, बस में बैठी हुई औरतों पर गोलियां छिड़का के निकल जाए? ये कौन सी फ्रीडम फाइट है? ये किससे फ्रीडम है? वहां कहते हैं, नारा लगता है, हम क्या चाहते? आजादी। उनसे पूछिए ये कौन सी आजादी है? कहते हैं आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा। तो वो खुद बताते हैं कि ये कौन सी फ्रीडम फाइट है। सही। वो शरिया नाफिज करना चाहते हैं, वो एक सेक्युलर मुल्क में इस्लामी निजाम लाना चाहते हैं। वो उनके नारों में, उनकी तहरीरों में, उनके नामों में, जब वो अपने आप को जैश मोहम्मद कहते हैं, जब वो खुद को लश्कर तैयबा बतलाते हैं, जब अपना नाम हिजबुल मुजाहिदीन रखते हैं, और जब इन तीनों को कोऑर्डिनेट करने वाली जो बॉडी है, वहीं मुजफ्फराबाद में यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है जिसको सैयद सलाहुद्दीन चलाता है, वो तो खुद को अपने आप को जिहादी बताते हैं, और यही सारे इस्लामी नाम रखे हुए हैं। तो कोई शक व शुबा नहीं रह जाता, वो तो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी सरकारें इसमें थोड़ा हेजिटेट करती हैं इनको जिहादी कहने में, क्योंकि यहां लोगों को बीमारी है कि सेक्युलरिज्म कहीं खतरे में ना पड़ जाए, तो इसलिए वो सीधे सीधे मुसलमान और इस्लाम से शिनाख्त हो जाती है, तो लोगों को थोड़ा लगता है कि शायद सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन उनको कोई गुरेज नहीं है खुद को जिहादी बतलाने में, इस्लामी परचम फहराने में, आईएसआईएस के झंडे फहराने में, तो वो अपने मुंह से बताते हैं। सही। मैं कोटी साहब आपकी तरफ चलूंगी। आपने बात सुनी सुशील साहब की, आपको लग रहा है कि ये चीज जो है कहीं पे हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे, या ये मजीद टेंशन बढ़ती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आरजू।
मैं सुशील पंडित साहब को कहता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि एक इलेक्टेड सरपंच था जिसको मार दिया गया। जो हालात है इस वक्त, आपको पता है कि ये जो राष्ट्रीय सिविक स्वाम सेवक संघ था, इन लोगों के ट्रेंड हुए हुए लोग कश्मीर में धकेल दिए गए हुए हैं, जो वो ऐसे जुल्म ढा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक कश्मीर का तल्लक है, पंडित साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये जिस चीज़ को जहाद कह रहे हैं, या जिससे ये एक स्ट्रगल अगेंस्ट द वो जो नेटिव है वहाँ स्टेट के, वो कर रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड फोर्सेस से। उसकी नौबत क्यों आई कि 1947 में 48 में जब ये ज़बरदस्ती हिंदुस्तान ने वहाँ पे जो मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं कब्जा किया, तो उसके बाद इन्हीं का वज़ीर आज़म उस वक्त था जवाहरलाल नेहरू, वो यूनाइटेड नेशन में गए और वहाँ पे कश्मीरियों को एक प्लेज दी। प्लेज ये थी कि आपको रेफरेंडम अलाउ किया जाएगा और आप चूज करेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। आज उस चीज़ को 70 साल हो गए हुए हैं, उसकी नौबत ना आई। 40 साल तक वो कश्मीरी इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि शायद डिप्लोमेटिकली दुनिया मान जाए या यूनाइटेड नेशन को तरस आ जाए, ये रेफरेंडम हो जाए और हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाए। हुआ क्या, 1987-88 में इन्होंने, जैसे अभी नेटक गवर्नमेंट आई है पिछले 5-6 सालों से, ऐसे ही उन्होंने कश्मीरी को दबाने की कोशिश की, जिस पर एक आम स्ट्रगल सामने आ गई। सैयद सलाहुद्दीन का ये कह रहे हैं, बिल्कुल जिहादी काउंसिल के वो चेयरमैन है, और वो आम स्ट्रगल उनकी चेयरमैनशिप के अंडर मकबूजा कश्मीर की उस वक्त की असेंबली के कुछ इलेक्टेड लोग थे जिन्होंने इसे लीड किया, जैसे सैयद अली गिलानी हैं, शबीर शाह हैं, और भी बहुत से हुर्रियत पसंद लीडर हैं वहाँ पे। वो उसकी नौबत क्यों आई कि जो दुनिया ने वादा किया था या हिंदुस्तान ने वादा किया था वो फुलफिल ना हो सका, और वो उस स्ट्रगल को अभी 30 साल से जायद का अरसा हो गया हुआ है। ये जो सुशील पंडित साहब कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, एक नैतिक है, देखें हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि 100 लोगों का माप होता है और 2 मुसलमान होते हैं, उन्हें वो घेर लेते हैं और बड़े बाजार में मारना शुरू कर देते हैं। पुलिस वहाँ पे इन प्रेजेंस होती है और कोई शख्स आगे नहीं बढ़ता। ये कश्मीर के बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि 2 भाई थे जो यहाँ से वो गाय ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, वो एक मॉब के हत्थे चढ़ गए, उन्होंने वहां पे उनको जुल्म कर करके मार दिया इस शक पे कि ये गाय जो लेकर जा रहे थे ये ज़बह करेंगे। बहुत सी मिसालें हैं पिछले 30 सालों में। छत्तीसगढ़पुरा का मामला है, आज से को 10-15 साल पहले सिख थे वहां पे, 29 के करीब, उनको मार दिया गया और कोशिश यह क्या की गई पोर्ट्रेट करने की ये कि मुजाहिदीन ने किया, मगर जब उसकी इंक्वायरी हुई बाद में ये पता चला जी के ये जो इनके सिक्योरिटी फोर्सेस के, बॉर्डर फोर्सेस के लोग थे जिन्होंने उन सिखों का कत्ल किया, वो उनके साथ 3 हफ्ते तक मुख्तलिफ जो उनकी गेट टुगेदर थी या वो जो क्रिकेट खेल रहे थे या एक्टिविटीज थी उसमें शामिल रहे, और एक रात को उनका जत्था आया और ये लोग मुजाहिदीन की शक्ल ओढ़ के आए और उन सिखों को वहाँ कत्ल करके आ गए। बाद में बहुत से इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ से भी ये खबरें आई थी और ये इंक्वायरी भी हुई थी कि वाकया ही वो उसमें मुजाहिदीन का कोई तल्लक नहीं था। आज भी मुजाहिदीन अगर वहां पे कन्फ्रंट कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की आर्मी को कर रहे हैं। वो आर्मी जो 7 लाख इनकी प्रोफेशनल आर्मी है, 1 लाख इनकी वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और 1 लाख के करीब पुलिस है जो जबरो जुल्म कर रही है। ये पंडित साहब भी उन 80 लाख कश्मीरियों में से एक होंगे कि आप देखें कि हर 8 कश्मीरियों के पीछे एक फौजी है, और वो अगर वो ये अब भी ब्लेम दे रहे हैं कि वो क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म का या मकबूजा कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर है जो वो कश्मीर मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है, और इंशाल्लाह ये जो स्ट्रगल है, ये जिसे जहाद कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी फ्रीडम के लिए लोग फाइट कर रहे हैं। और हमें यकीन है पंडित साहब, आप ये दिन याद रखना, ये गुफ्तगू याद रखना कि ये कश्मीर आज़ाद होके रहेगा इसकी वजह से कि जो जुल्म वहाँ पे स्टेट टेररिज्म की गई हुई है वहाँ पे, वो आपकी माएँ बहनें अगर मुसलमान, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी अगर कश्मीरी हैं तो आपका भी कश्मीर पर उतना ही हक है जितना एक मुसलमान का हो सकता है।
जो वहाँ पे अजमत दरियाँ की गई हुई है, वहाँ पे बेटियों की, माओ की, बहनों की, वो भी आप में ही से थे। और वो कौन करता रहा है? हिंदुस्तान की फोर्सेस करते रहे। आपके सामने वहां पे कितनी डिस्पेरेंसीज है जो उठा के ले गए रात को पुलिस, फौज वाले, और उन बच्चों का पता ही नहीं चला। उनकी तादाद भी आपके सामने है। 1 लाख के करीब जो वहां पे शहादतें हुई हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो वही बच्चे हैं। और एक और बात आपको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि 1989 से लेकर आप 31 साल हो गए हुए, ये दूसरी जनरेशन जो इसी स्ट्रगल के दौरान या इंडियन अट्रॉसिटीज के दरमियान ये पैदा हुए और बड़े हुए, परवान चढ़े। आज जब एक मजाहिद शहीद होता है तो उसके जनाजे में भी 80-80 हजार, लाख लाख, 1.5 लाख कर्फ्यू तोड़दार लोग आते हैं। श्रीनगर की गलियों में आप देखें कि आपकी वहां पे 2 लाख फौज है श्रीनगर शहर में। वो किस तरह एक वो पैलेट गन्स के अगेंस्ट पत्थरों से मुकाबला कर रहे हैं। मुझे तो ये चाहिए कि आपको भी कश्मीर के सिलसिले में एक मुतवाजन और हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि वाकई जो हिंदुस्तानी जबर से वो कश्मीर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। जी जी पंडित साहब, आपने बात सुनी, आपने कमेंट सुना, आपने चौधरी साहब का, क्या कहते हैं आप? अब क्या कहा जाए, ये तो बहुत अरसे से मैं सुन रहा हूं। मैं तो पैदा होने के बाद से ये रिकॉर्ड कई दफे सुन चुका हूं। और क्योंकि मैं वहां रहता हूं, वहीं का हूं, पैदाइशी वहीं का हूं, ये तो बॉर्डर पार से पता नहीं कौन सी दूरबीन से ये सब देखते हैं। मुझे अपने आसपास ये सब नहीं दिखाई पड़ता। अब जैसे इन्होंने कहा कि 8 लाख फौज है, मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान की कुल फौज करीब 12 लाख है। 23 लाख जी हाँ, हमारे यहाँ 12 लाख फौज है, सिर्फ 12 लाख फौज है। आप ये, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट में आप जाकर के हमारे गूगल पे कर देख सकते हैं। हमें कोई छुपा के फौज रखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ फौज का हिसाब किताब पार्लियामेंट में तय होता है, उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, उनके नाम है। हमारे यहाँ मुल्क को फौज नहीं चलाती, मुल्क चलाता है फौज को, और पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। तो कुल मिला के 12 साढ़े 12 लाख की फौज है। अब आपके पाकिस्तान के साथ ही कितना बड़ा बॉर्डर है, और उससे ज्यादा बड़ा बॉर्डर हमारा चीन के साथ है। अगर 8 लाख फौज हम कश्मीर में टिका देंगे तो बाकी के 4 लाख से कितना कल चलाएंगे, ये सोचने की बात है। तो अगर आटे में नमक मिलाए ना तो चल जाता है, नमक की रोटी बना के खाएं तो नहीं खा पाएंगे। तो थोड़ा उसमें बैलेंस रख के चलना पड़ता है। दूसरी बात, आपने कहा कि कश्मीर में फौज दाखिल हो गई 1947 में। मैं आपको तारीख के हवाले से ये बताता चलूं कि जब अंग्रेजों ने देश का बंटवारा किया, सर सिरिल रैडक्लिफ ने एक रैडक्लिफ लाइन बनाई। हमारे मगरिब में और मशरिक में वो 2 लकीरें खिंची, एक मगरबी पाकिस्तान, एक मशरिकी पाकिस्तान। जहां मुसलमान अक्सरियत में थे वो पाकिस्तान बना और बाकी का हिंदुस्तान बना। लेकिन कोई 650 रियासतें थीं चौधरी साहब। जब उन रियासतों के बारे में तय करने की बात आई तो उस समय के जो हमारे लीडर थे, कायद थे, उन्होंने कहा कि चलिए वहां पर आप इंतखाबात करा लीजिए, जो जहां जाना चाहे चला जाए। तो जिन्ना साहब ने कहा था, जानते हैं क्या कहा था? कि साहब क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान इंतखाबात करा के हुआ है, रायशुमारी करा के हुआ है? कहा नहीं। कैसे हुआ है? कि अंग्रेज हुक्मरां हैं, अंग्रेज रानी ने सर सिरिल रैडक्लिफ कमीशन बनाया, उसने अपनी मर्जी से लाइन खींच दी, सेंसस रिपोर्ट मंगा के। वो तो हिंदुस्तान आया भी नहीं, लंदन में बैठे बैठे नक्शे पे लाइनें खींच दी। क्यों? क्योंकि वो सॉवरेन पावर है। तो अगर ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन सॉवरेन पावर अपनी मर्जी से करता है तो रियासतों को अपनी मर्जी से तय करने दीजिए कि वो कहां जाएंगे। उन पर अपनी जमहूरियत क्यों थोपते हैं? तो कांग्रेसी लीडर जो थे वो फटाफट कह रहे थे कि ये मामला निपटे, मान गए।
जिन्ना साहब जानते हैं ये ऐसा क्यों कह रहे थे? ये वकील तो थे, अच्छी दलील दे लेते थे, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से नवाब हैं, ऐसे बहुत से निजाम हैं, ऐसे बहुत से राजा हैं जो हैं तो मुसलमान, लेकिन उनके नीचे जो रियाया रह रही है वो ज्यादातर अक्सरियत में हिंदू है। अगर आप हिंदू रियाया से पूछेंगे तो वो हिंदुस्तान कहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हीं नवाबों और निजामों से पूछेंगे जो मुस्लिम लीग की फंडिंग करते हैं तो वो पाकिस्तान मांगेंगे। तो इसलिए ये हक इरादियत नवाबों और निजामों को दिया जाए, ये तारीख में दर्ज है साहब। इसीलिए चाहे वो जूनागढ़ का नवाब हो, चाहे भोपाल का नवाब हो, चाहे निजाम हैदराबाद हो, इन सब ने सपने देखने शुरू कर दिए थे कि हिंदुस्तान के पेट में आधा दर्जन पाकिस्तान बनाएंगे, दाएं और बाएं तो पाकिस्तान है ही। तब जिन्ना साहब से पूछा गया था कि साहब ये जो आपने जुआ खेल लिया है ये ठीक इसके उलट कश्मीर में है, वहां राजा हिंदू है और अक्सरियत मुसलमानों की है, तो कहीं कश्मीर को आपने दांव पे तो नहीं लगा दिया? तो ये जिन्ना साहब का कहना था कि कश्मीर का सेब तो मेरी जेब में है। लोगों ने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा 3 वजह से। जहां पर 70% अक्सरियत मुसलमानों की हो, हिंदुस्तान कैसे रख लेगा उसको जबरदस्ती? दूसरा, वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, हम तो कभी भी घुस के कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हैदराबाद तो बड़ी दूर है, भोपाल जूनागढ़ बहुत दूर है, कोल्हापुर बहुत दूर है, आरकोट बहुत दूर है, वहां तो फौजें नहीं जा सकती, इसलिए वहां के नवाबों और निजामों को इसके लिए दुरुस्त करना पड़ेगा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर रियासत के जितने भी सड़क के रास्ते हैं वो पाकिस्तान होकर के जाते हैं। श्रीनगर, बारामूला, उड़ी, मुजफ्फराबाद होते हुए रावलपिंडी निकलता है, जम्मू रणबीर सिंहपुरा होते हुए सियालकोट निकलता है। जम्मू कश्मीर अपनी रसद, अपने नमक, यहां तक के मिट्टी के तेल के लिए पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है, तो कहां जाएगा जम्मू कश्मीर? यह सोचा था उन्होंने। लेकिन जब सरदार पटेल ने इन सब नवाबों निजामों को ठीक कर लिया, समझाकर, बुझाकर, मनाकर, तो जिन्ना साहब को लगा कि अब कश्मीर भी कहीं हाथ से ना जाए, तो इन्होंने महसूद पठानों को, जो उस वक्त इस्कंदर मिर्जा की निगरानी में थे, गवर्नर थे वो फ्रंटियर के, बाद में आपके सदर रियासत बने पाकिस्तान के, उनके साथ बातचीत करके रवाना कर दिया कबायलियों को कश्मीर, जाओ माले गनीमत बहुत है, लूट के आओ। और साथ में अपने फौजी लगा दिए। मेजर अकबर खान, उन्होंने तो किताब लिखी है कि मैंने कश्मीर में कैसे जंग लड़ी, आप ही की पाकिस्तान फौज के मेजर थे, बाद में ब्रिगेडियर रिटायर हुए, उनकी किताब पढ़ लीजिए। इस तरह आप फौजी कुव्वत से कश्मीर हथियाने जब दाखिल हुए जम्मू कश्मीर रियासत में 20 अक्टूबर 1947 को, तब कश्मीर के राजा ने, जो तब तक आपके जिन्ना साहब के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर चुका था कि मुझे वक्त दीजिए मैं तय करूंगा, वो हिंदुस्तान आया, उसने कहा कि मेरी हिफाजत कीजिए। हिंदुस्तान ने कहा कि आप हमारा हिस्सा नहीं है, हमारी फौजें आप तक नहीं जा सकती, तो उसने कहा लीजिए, एक्सेशन किया, अब तो मैं आपका हिस्सा हूं, अब हिफाजत कीजिए। तो हिंदुस्तान की फौजें जम्मू कश्मीर दाखिल हुई, उन कबायलियों को, उन पाकिस्तानी फौजियों को जो सादी वर्दी में कबायलियों के साथ घुल मिलकर घुसे थे कश्मीर, और वो कत्लो गारत का सिलसिला जो पुंछ में देखा गया, बारामूला में देखा गया, मुजफ्फराबाद में देखा गया, कोटली में देखा गया, मीरपुर में देखा गया, राजौरी में देखा गया, दिल दहला देने वाला है। तब हिंदुस्तान की फौजें पहली बार कश्मीर में दाखिल हुई, वहां के लोगों को तहफ्फुज देने के लिए जो लूटपाट और बर्बरियत का शिकार हो रहे थे कबायलियों और पाकिस्तानी फौज के हाथों। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत वहां का राजा इस बात के लिए जिम्मेदार था, ये उसकी आजाद हक था कि वो कहां जाए। उस हक का इस्तेमाल करते हुए उसने एक्सेशन साइन किया भारत के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको साइन किया, किसी हिंदुस्तानी ने साइन नहीं किया, अंग्रेज ने साइन किया। चलिए,
लेकिन क्योंकि आप हमलावर थे और हमारे नेहरू साहब को कुछ शौक चल रहा था, यूनाइटेड नेशंस का नया नया यूनाइटेड नेशंस बना था दूसरी जंग अजीम के बाद, तो उन्होंने कहा चलिए जंग बहुत लड़ ली, 1.25 साल जंग चली गई। शेख अब्दुल्ला ने भी समझाया कि साहब मेरी जो बात मानते हैं वो कश्मीरी बोलने वाले कश्मीरी हैं जो घाटी में रहते हैं, चौधरी हमीद साहब जैसे लोग मेरी बात नहीं मानते जो उस तरफ रहते हैं, तो उन्हें वही रहने दिया जाए और हमारे पास जितना है उतना रख लिया जाए। तो नेहरू साहब ने भी हमारी बढ़ती हुई फौजों को जो खदेड़ रही थी, कबायलियों को भी और पाकिस्तान फौज को भी, आपको मालूम होगा पाकिस्तानी फौजें कबायली श्रीनगर तक घुस गए थे, सही कह रहे हैं, उनको वापस खदेड़ रही थी, बढ़ती हुई फौजों के कदम रोक लिए गए। 1 जनवरी 1949 को एक तरफा सीज फायर ऐलान करके हम लोग यूएन गए थे इस उम्मीद से कि यूएन एक ईमानदार फैसला देगा। दिक्कत यह थी कि पाकिस्तान पैदा होते ही अंग्रेज और अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। पाकिस्तान सिएटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट इन सब का हिस्सा बन गया कोल्ड वॉर में। तो उन सब लोगों को लगा कि ये हमारा ही पाला पोसा बनाया हुआ मुल्क है, हमारे लिए हमेशा फर्मा बरदार रहता है, हमारी फौजें, हमारा असला, हमारी हर नखरे को उठाता है। तो पाकिस्तान के हक में यूएनओ में जितना कुछ कवायद की जा सके करें। उसमें भी जो रेजोल्यूशंस आए, चौधरी साहब आप तो काफी मारूफ हैं, आपने पढ़े होंगे, उसमें 4 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि पाकिस्तान एक हमलावर मुल्क है, वो अपनी फौजें हटाएगा। दूसरी शर्त थी कि हिंदुस्तान भी अपनी फौजें हटाएगा लेकिन उतनी रखेगा जितनी वहां पर इंतजामिया के लिए जरूरी है। तीसरी शर्त थी कि उसके बाद वहां पर रायशुमारी होगी। पाकिस्तान ने ही इन रेजोल्यूशंस को सबसे पहले रिजेक्ट किया, कहा हम अपनी फौजें नहीं हटाएंगे। ये इसी सिलसिले में चलना था। जब पाकिस्तान ने अपनी फौजें हटाने से मना कर दिया तो हिंदुस्तान ने, भारत ने भी कहा कि हम एक हमला झेल चुके हैं, ये विश्वास के लायक, भरोसे के लायक नहीं है, तो जब तक इनकी फौजें नहीं हटेंगी हमारी फौजें नहीं हटेंगी। दूसरी बात जो हुई वो ये हुई कि आपके हिस्से में जो जम्मू कश्मीर आया, वहां आपने बड़े पैमाने पर वहां की रियाया में तब्दीलियां की, पंजाब से भर भर के लोग घुसाए। हमारे यहां तो 370 लगाया गया और उसके तहत वहां पर जो जहां था वहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग कर दिया, नॉर्दर्न एरियाज बनाया, वो भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। मीरपुर के लोग भाग भाग के विलायत चले गए, वहां भर भर के पंजाबी आ गए, नवाज शरीफ जैसे और रहमान मलिक जैसे और शेख रशीद जैसे। और उन लोगों ने फिर जब पूरा पलट दिया, वहां के लोगों की जो डेमोग्राफी थी, जो एक तवाजुन था, अब आप कहते हैं कि साहब आधा हिस्सा हम एक सक्शकम वैली चीन को भी दे चुके हैं, नॉर्दर्न एरियाज को काट चुके हैं और आजाद कश्मीर में अपने लोग भर चुके हैं। अब आइए जरा रायशुमारी करा लें। 70 साल बाद अब आपको रायशुमारी याद आ रही है, जब अक़वाम महबूबा ने कहा था कि साहब रायशुमारी अब हो, तो तब आप मुकर गए थे। कि समय बहुत हो गया है। लेकिन उसके बाद मैं छोटी सी बात और कहता चलूं, क्यों खत्म कर लूं। जी जी। 1971 में एक बड़ी जंग हुई साहब इन दो मुल्कों में, हमारे और आपके मुल्क में, और उस जंग में अब क्या क्या हुआ मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता, कश्मीर पे ही रहे। हाँ हाँ। तो कश्मीर के हवाले से एक शिमला समझौता हुआ और भुट्टो साहब ने कहा कि साहब आप हमारे 95,000 जो कैदी हैं उन्हें रिहा कर दीजिए। अगर मैंने कश्मीर पर किसी तरह की बात मानी आपकी तो मैं जिंदा नहीं लौटूंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मुताबिक सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और अब यहां से हमारे बीच जितनी भी बातें हैं, जितनी भी झगड़े हैं, वो हम आपस में ही तय करेंगे, बाहर किसी कुव्वत का कोई दखल नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे ना, वो 1971 में ही इस मुआहदे से खारिज हो गए। लेकिन आप लोगों ने रट छोड़ी नहीं, तो 2009 में कोफी अन्नान ने फॉर्मली कहा कि अब उन रेजोल्यूशंस की कोई वुकत नहीं रही है, क्योंकि उसके बाद बहुत पानी बह चुका है, सिंध में भी, जेहलम में भी, और सतलज में भी, और रावी में भी। तो अब थोड़ा होश के नाखून करने की जरूरत है। हाँ, ये माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत है, तो तब मान जाते कि जहां जिसकी अक्सरियत है वहां पर जमहूरियत के हिसाब से रायशुमारी करके कर लें। लेकिन जिन्ना साहब को तो थोड़ा बड़ा केक दिख रहा था हैदराबाद में, जूनागढ़ में, भोपाल में, तब माने नहीं। और जब अपनी तरफ से बाजी निकल गई तो अब कह रहे हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर मुसलमान अक्सरियत थी, पाकिस्तान आनी चाहिए थी, पाकिस्तान आना चाहिए था। तो ऐसे नहीं होता कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ऐसे होता नहीं है। और हमने तो कभी भी टू नेशन थ्योरी को माना नहीं था। हमने तो हमेशा कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी के ही हिसाब से कश्मीर वहां जाना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा आपसे, क्योंकि हम एक सेक्युलर मुल्क हैं। टू नेशन थ्योरी का बंटवारा अब भी आप सेक्युलर हैं? जी हाँ, जी हाँ, हमारे आइन में लिखा है कि हम सेक्युलर हैं। वो आइन आर्टिकल 370 और A35 के बाद बदल चुका है। नहीं नहीं नहीं, सेक्युलरिज्म वहीं का वहीं है। अब सेक्युलरिज्म वहीं का वहीं है। आपको सब बातों का जवाब कमेंट ले लेती हूँ पहले पंडित जी, फिर मैं आपकी तरफ मैं बात पूरी कर लूं। अगर बंटवारे के ही प्रिंसिपल को माना जाता तो सब मुसलमानों को पाकिस्तान मुल्क मिल गया था, उन्हें हिंदुस्तान खाली करके चले जाना था। हमने कहा कि नहीं, हम सेक्युलर मुल्क हैं, आप यहां रहें। और आज अल्लाह के फजल से आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहां हैं। हमने उन्हें रखा है क्योंकि हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया है। लेकिन अगर आज भी आप कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उसी थ्योरी के आधार पर, बिना पर हमको कश्मीर चाहिए, हालांकि मैं इस बात के लिए किसी ने ऑथराइज नहीं किया है, लेकिन अगर आप टू नेशन थ्योरी को ही इंसिस्ट करते हैं कि नहीं वैसी ही इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो क्या कश्मीर के साथ आप हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को रेलवे में भर भर के लेंगे पाकिस्तान के अंदर? टू नेशन थ्योरी मुकम्मल करेंगे? जी चौधरी साहब। हाँ, पंडित साहब, मैं गुजारिश करूं कि ये जो कह रहे हैं ना, बाकी की सब रियासतें जो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शामिल हो गई थी, 3 रियासतें रह गई थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जो जूनागढ़ थी उसके जो वज़ीर आज़म थे या रूलर थे वो सर शाहनवाज भुट्टो थे, और वहाँ पे अक्सरियत जो आबादी थी वो हिंदुओं की थी। हैदराबाद में मुसलमानों की थी। इन दोनों रियासतों पे हिंदुस्तान ने पहले कब्जा कर लिया। अब उसके बाद जब कश्मीर के आप कह रहे हैं ना, कश्मीर में ये स्ट्रगल क्यों शुरू हुई? अगर आज आप उसी जो महाराजा हरी सिंह था उसका बेटा है मेरे ख्याल में भीम सिंह, उसकी आप ही के पार्लियामेंट में तकरीर सुन लें कि वो किस वजह से किन किन शराइत पे गए थे उस वक्त हिंदुस्तान के साथ। हकीकत यह है कि जो आप कह रहे हैं ना कि 2 नुकाती एजेंडा, वो उसी वक्त दफन हो जाता है या ख़त्म हो जाता है जब कोई मुल्क वायलेट करता है, और वो हिंदुस्तान ने वायलेट किया है। आप ये चीज़ मान रहे हैं कि वाकई जो मुजाहिदीन थे, मुजाहिदीन कौन थे, स्ट्रगल किन लोगों ने की? हमारे आबा अजदाद ने, वीरपुर डिवीजन के लोगों ने, पुंछ डिवीजन के लोगों ने, और मुजफ्फराबाद की तरफ के लोगों ने, गिलगित और बल्तिस्तान की तरफ लें। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो कश्मीरी हैं इंडिजिनसली, ये तो कश्मीर सारे का सारा टेक ओवर कर लेंगे, तब जाकर जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन में गया। अगर हिंदुस्तान ने पिछले 70 साल वो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की परवाह नहीं की, तो हमें भी उस चीज़ की फिक्र नहीं है। इसमें कोई, आप 1971 का जिक्र कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं, साजिशें हुई, मगर कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान ने
गेन किया। वो बांग्लादेश अलग मुल्क बन गया, वो मुसलमानों का मुल्क बना, वो वापस हिंदुस्तान में जम नहीं हुआ। इसलिए आप इतनी बड़ी विक्ट्री या क्लेम नहीं कर सकते। इस वक्त आपकी जो वो लीडरशिप मकबूजा कश्मीर में जो प्रो या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे इलेक्शन लड़ा करती थी, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी कहा है कि कायदे आजम ने जो फैसला किया था वो दुरुस्त, दो टू नेशन थ्योरी का फैसला बहुत बिल्कुल दुरुस्त था। हिंदुस्तान और वही कायदे आजम, उसी कायदे आजम ने यह भी कहा था, जो हमारे लीडर थे, कायदे आजम ने कहा था कि यू हैव सीन हिंदू एज ए स्लेव, यू हैव नॉट सीन हिंदू एज ए मास्टर। और वो मास्टरशिप का जो फार्मूला है वो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद कश्मीरियों ने उसको भी चख लिया है। फिर दूसरा ये बात यह है कि जहाँ पे मकबूजा कश्मीर में जो स्ट्रगल है वो वहाँ के लोगों की है, वो आज़ाद करवा के छोड़ेंगे। अगर वो 30 सालों में इतनी कुर्बानियां दे चुके हैं, थके नहीं है और वो आइंदा भी नहीं थकने वाले, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर घाटे में कोई जा रहा है तो इस वक्त भी हिंदुस्तान जा रहा है। आप नेपाल के बॉर्डर की हालत देख लें, आप श्रीलंका के साथ आपने तलाकात देख लें, आप पाकिस्तान के साथ अपने तलाकात देख लें। आपके सामने चाइना की फौज ने लद्दाख, जो कश्मीर ही का हिस्सा था, वो हिंदुस्तान से उसमें इंटरवीन करके ले लिया है 60 किलोमीटर से जायद। आज 1.25 महीना होता जा रहा है, ना आपकी फौज को कोई शर्म आ रही है कि इतनी बड़ी बेइज्जती बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी हो रही है, हमको स्टेटमेंट नहीं दे दे। ना ही आपके जो प्रधानमंत्री हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी, ना उनको कोई चीज को सांप सूंघ गया हुआ है, या पाकिस्तान का मसला है वो सारे के सारे उबल पड़ते हैं। अब जो चाइना ने वहां पे दरअंदाजी कह लें या जो उसने इलाका ले लिया हुआ है, उसके बारे में हिंदुस्तान से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रही। ये वो डबल स्टैंडर्ड है कि अगर पाकिस्तानियों की बात आए तो सब के सब उबलते पानी की तरह उछलना शुरू कर दें। और जब ये वही नरेंद्र मोदी है ना जो इलेक्शन कैंपेन में ये कह रहा था कि वो कांग्रेस ने लाल आंखें नहीं दिखाई चाइना को, मैं हूं जो लाल आंखें, अब किधर गई हैं वो लाल आंखें। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, आप कश्मीर के रहने वाले हैं, ये कश्मीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और आप बहुत जल्द बनेगा। और ये मैं इस वजह से नहीं कि आप उनका साथ दे रहे हैं या उनकी तरफ से बोल रहे हैं, मैं उस बलबूते पे कह रहा हूं कि वहाँ के हमारे बच्चों ने, माओ ने, बहनों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनका पुरसान हाल सिर्फ अल्लाह है। और इंशाअल्लाह आज ये सब चीजें उसी तरफ जा रही हैं। आप खैर मनाएं, कम से कम नरेंद्र मोदी को अगर आप को मैसेज पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं कि वो लाल आंखें आपने किसके लिए संभाल के रखी हुई हैं, उनको निकालें और दिखाएं। चाइनीज फौज वहां से भागे या कोई, और वो भी हम कश्मीरी ये क्लेम कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की फौज की नाअहली और कमजोरी की वजह से वो जो कश्मीर का हिस्सा है वहां पे आज चाइना जाके बैठा हुआ है। ये वो शर्म, उनको शर्म करना चाहिए और गैरत थोड़ी सी होनी चाहिए कि जहां पे नैतिक कश्मीरी है। आप ये एक बात बताएं, 8 लाख फौज है जो वो अगर कश्मीरियों को पिछले 30 सालों में संभाल नहीं सकी, और पाकिस्तान तो 20-21 करोड़ लोग हैं, और ये जो साजिशों वाला जमाना चला गया हुआ है, आप पाकिस्तान फौज के साथ पूरे के पूरे 22 करोड़ लोग हैं जो उनके पीछे हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम ये जो ज्यादतियां कर रहा है हिंदुस्तान, इसका हाथ रोकें, और जो हमारा राइट बनता है उस खित्ते को इंशाल्लाह हम हासिल करके रहेंगे। जी पंडित जी, आप जाके बता रहे हैं उनको लाल आंखों के लिए आई ड्रॉप देंगे, क्या करने का सोचा है? उनकी तकरीरें नहीं, सुन मैं लें, तो उनकी आपको तकरीरें सुन लें। नहीं, मैं जरूर, देखिए, जब तक कश्मीर तय करे कि उसे क्या करना है, तब तक आप सलामत रहें। मैं आपके लिए यही दुआ कर सकता हूं। एक मुल्क की हैसियत से आपको अपना मुल्क तब तक तो संभाल के रखना ही है जब तक कश्मीर ये तय कर ले कि उसको क्या करना है। क्योंकि चीन हमारे यहाँ लद्दाख में घुसने की कोशिश कर रहा हो और उसको कहीं हटना पड़ता हो, कहीं बात करनी पड़ती हो, उसके दौर चलते हों, वो होगा, दो पड़ोसियों के बीच में होता है।
आपने हमारे पड़ोसी गिना दिए, मैंने अफगानिस्तान और ईरान गिनाना शुरू नहीं किया अभी। और वहां अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत इंशाल्लाह आ रही है, आप घबराएं मत। आ रही, करीब 15 साल से आ रही है सर, 20 साल से आ रही है, 2001 से आ रही है। पंडित साहब मैं गुजारिश करूं, ये वही मतलब तालिबान है नहीं, जो गुंतानामो बे में प्रिजनर बना के लेकर गए थे। वो वही लीडर थे जिनके सामने दुनिया बैठी हुई थी, कहती थी कि आप हमारे साथ बात करो। ये तारीख का हिस्सा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख का हिस्सा है। ऐसा है, वो जो हुकूमत आ रही है ना, उसको हर 2-4 महीने में एक ड्रोन आके उड़ा जाता है। मुल्ला मंसूर को बलूचिस्तान में उड़ा के चला गया। अब पहले तो जो हुकूमत आने वाली है अफगानिस्तान में, उसको अमेरिकी ड्रोनों से बचाइए। वो वजीरिस्तान में और फाटा में और बलूचिस्तान में, कोयटा में, उसको अमेरिकी ड्रोन आके इससे पहले कि वो बॉर्डर क्रॉस करे अफगानिस्तान जाए, उड़ा के चले जाते हैं। पंडित साहब गुलभूषण यादव हमारे पास है, गुलभूषण यादव हमारे पास है जो वो सर इंजाम दे रहा था। आप उस साइड पे अगर जाएंगे ना, तो अगर किसी का कोई एसेट तबाह किए हुए तो पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान वजीरिस्तान या सारा अपने इलाके में, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत आने वाली है तालिबानों की, उसको भी थोड़ा संभाल के रखिए और पाकिस्तान की भी हिफाजत और सलामती रखिए। जब तक कश्मीर तय करेगा कि उसको क्या करना है, आप हो ना हो, इसका कुछ हिसाब किताब होना जरूरी है। लेकिन चीन की आप बात कर रहे थे ना, मैं बहुत खुश हुआ आपने चीन की बात की। चीन से हमारी फौज 2-2 हाथ कर रही है सरहद पर, लेकिन आपके यहां तो वो घुस आया है। उसके लिए तो आपने लाल कालीन बिछा रखी है। वो तो ग्वादर तक पहुंचा हुआ है, पूरी सड़कें वड़कें लेके, और अपने चीनी लाके बिठा रखे हैं, मसाज पार्लर खोल के रखे हुए हैं। उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? वो तो आपके यहां दामादों की तरह आते हैं, और पाकिस्तानी छोटी छोटी लड़कियां बेचारी फिर रो धो के वापस आती हैं कि हमसे कहा कि ये मुसलमान है, और वहां जाकर के तो दारू पी रहा है, सुअर खा रहा है। चीनी शादी करने आते हैं पाकिस्तान, और फिर छोटी छोटी बच्चियों की हालत खराब हो जाती है चीन जाके। तो मुल्क संभाल के रखिए साहब। चीन को आपने मुल्क तश्तरी में पेश कर दिया है। हमारे यहां तो हमारी फौज देख रही है उसको, लाल आंखें फौज दिखाती है, और फौज की आंखों को चीन देखता है, और कई जगह से पीछे जा चुका है। और अल्लाह के फजल से, ईश्वर की इच्छा से, जैसे डोकलाम में पीछे गया था ना 3 साल पहले, वैसे इस बार पैंगोंग सो में भी जाएगा, और बाकी 4 जगह से वो जो फिंगर पॉइंट है वहां से निकल चुका है। आपने अगर देखा, नक्शे वक्शे आप देखते हो या अखबारों में पढ़ते हो, अगर आप सिर्फ पीटीवी की जिरह न सुने और जो आलमी सतह पर अखबार और चैनल्स बताती हैं उनको देखें, बीबीसी देखें, अल जजीरा ही देख ले चलिए, उसी से अगर आप खुश हो रहे हो, तो वो भी आपको बताएगा कि हमारी फौज चीन की फौज के आंख में आंख डालकर बात करती है साहब। ये फौज वो है जिसने आपके 95,000 लोग लिटा दिए थे, बेल्ट और असला नीचे रखवा दिए थे, और 4 जर्नल थे, 4 जर्नल ईस्ट पाकिस्तान में। जनरल नियाजी भी था उनमें से एक, लेकिन 4 जर्नल थे, 4। सर एक सेकंड सर, जहां तक मुझे पता है सर, हमें अमजद शुएब साहब, जो जनरल अमजद शुएब साहब हैं हमारे यहाँ, उन्होंने भी बताया है कि हमारे एक फौजी पे, सब फौजियों की तादाद कम थी हमारे पास, एक फौजी पे सर आप 15 लोग खड़े करेंगे, बहादुरी तो नहीं है ना? नहीं, मेरी एक बात सुनिए, थोड़ा सा मुझे जवाब सर एक सेकंड सर, मुझे ये बताएं ना कि बहुत अरसा हो गया सर, 72 इयर्स हो गए लड़ते लड़ते लड़ते, सर आपको लगता क्या है कि इसका सॉल्यूशन क्या है कश्मीर का? कश्मीर की तो बात नहीं होती, दोनों हुकूमत, चाहे पाकिस्तान की हो चाहे भारत की हो, आपस में लड़ती रहती है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं, जो मेन जिनकी जगह है, उनसे कोई नहीं पूछता। आपने बिल्कुल बहुत सही वाजिब सवाल पूछा, और ये सवाल बहुत अरसा पहले पूछा जाना चाहिए था। जिस दिन आंखों से ये मजहबी जुनून नहीं उतरेगा, जब तक
जब तक आप हिंदू को इसी तरह कि ये कैसा स्लेव है और कैसा मास्टर है, इसी अंदाज में उसके बारे में बात करेंगे, जब तक आप अपने मुल्क को या फौज या जिहादी तंजीमों के हवाले रख के चलेंगे, वहां पर सिविलियन हुकूमत नहीं आ पाएगी और वहां की जहनियत में तासुबी लोग और नफरत करने वाले लोग हावी रहेंगे। जब आपके यहां मियां मिट्ठू जैसे लोग नाबालिग लड़कियों को उठा उठाकर केवल इसलिए ले जाएंगे अधेड़ उम्र के लोगों से निकाह पढ़वाने क्योंकि वो हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू बच्चियां हैं, जब तक आप मुहाजिरों को इंसान नहीं समझेंगे, जब तक आप सिंधियों को और बलोचियों को हक इरादियत नहीं देंगे, तब तक आप इस लायक नहीं रहेंगे कि किसी और मुल्क के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर उंगली उठा सकें। बहुत जरूरी है कि आप अपनी हवाई फौज का इस्तेमाल अपने शहरियों पर फाटा में, स्वात में, वजीरिस्तान में न करें। हमारे यहां फौज कभी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं होता है शहरियों पर। हेलीकॉप्टर्स में रख करके बॉडीज नहीं फेंकी जाती हैं बलोच लड़कों की। हमारे यहां इस तरह का मुल्क नहीं है जो तासुबी जिहादी जहनियत के लोग यरगमाल करके बैठे हों। ऐसा नहीं है हमारा मुल्क। यहां जमहूरियत है, आईन का राज है और लोग एक तरीके से चलते हैं। लेकिन सर और बलोचिस्तान इसलिए में नहीं हो इसलिए रहा। एक इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि पहले तासुबी वो जो एक खुमार है कि हम जिहाद करके हिंदू को फिर से गुलाम बना के इस पूरे सरजमी हिंद पर इस्लाम का परचम फहराकर कुछ हासिल कर लेंगे, तो वो अब ख्वाबो ख्याल की दुनिया है, उसे रहने दीजिए। हम लोग बहुत अच्छे से पंडित साहब 20 करोड़ मुसलमान हैं, संभाल के रखे हुए हैं। जब पाकिस्तान बना था 4 करोड़ भी नहीं थे, आपको मालूम है? आप मुझे बताइए, आपके यहां तो लाखों हिंदू थे, कहां गए? लाखों सिख थे, कहां गए? वो यहीं पे हैं, पाकिस्तान में हैं पंडित साहब। सर मैं एक सेकंड कहां सर, गए? मैं ये कहूंगी सर कि बलूचिस्तान के बारे में बहुत गलत खबरें हैं आपके पास। सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि हेलीकॉप्टर में लाशें फेंक रहे हैं। सर क्या हो गया आपको? आप कम पंडित से कम साहब मेरे पास वीडियो आ रहे हैं, आरजू साहिबा, वीडियोस पे वीडियोस आ रहे हैं मेरे पास, देखें, वीडियोस फेक वीडियो बलोचिस्तान से वीडियोस आ रहे हैं। सर, फेक वीडियोस होती है, आपको पता है। जी चौधरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये पंडित साहब कह रहे हैं ना, इनके एक लीडर हैं बीजेपी के, सबरामनीम स्वामी है मेरे ख्याल में, अपर हाउस के मेंबर हैं। ये उनकी स्टेटमेंट सुन लें। ये जो कह रहे हैं ना कि जहाँ तक तल्लक है, मैं कहता हूँ कि मैं बहैसियत मुसलमान, मैं हिंदू लोगों के खिलाफ मेरा तासब नहीं है, ना ही मेरी नफरत है। मेरा तासब और मेरी नफरत उस फौज के खिलाफ है जो मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को वहां पर जद्दोजहद करती है और मेरे बेगुनाह बच्चों को शहीद कर रही है मकबूजा कश्मीर में। मेरा तासब उनके खिलाफ है। फिर एक और बात मैं आपसे कहूँ कि ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने 1000 साल तक इसी हिंदुस्तान पे हुकूमत की। कोई एक वाकया भी आप बता दें कि किसी हुक्मरान ने रिलीजियसली हिंदुओं के साथ कोई जुल्म किया हो या सिखों के साथ कोई जुल्म किया हो। आप ये जो जितनी चीजें बातें आप कर रहे हैं एक ना, इन औरंगजेब रियलिटी नाम का बादशाह हुआ था साहब, सुने 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 सिर्फ सुने एक नाम वही ले रहा हूं अभी। देखें, मैं उसी औरंगजेब आलमगीर की बात आपको बता रहा हूँ। आपके प्रोफेसर हैं जो लेक्चर दे रहे थे, हिंदू हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे कि औरंगजेब आलमगीर के साथ एक फौज जा रही थी, ट्रेवल कर रही थी, जिसका जनरल एक हिंदू था और वो वहां पे किसी जगह पे उनका पड़ाव हुआ। वहां पे बहुत बड़ा मंदिर था नजदीक, वो हिंदू ख्वातीन थी वो जो चली गई वहां पे पूजा करने के लिए। जब वो वापस ना आई तो उनकी ये हकीकत है, ये जो मैं कह रहा हूँ मैं कोई बना नहीं रहा, ये हकीकत है। जब वो वापस ना आई तो पता किया गया कि वो किधर गई। ढूंढने पे वो बेसमेंट पे आदमोई ख्वातीन मिली, दो उनको लेके आई। पता क्या चला कि वहां पे जो भी
स्वामी था या पंडित था, ये जो कुछ भी जो आपका रिलीजियस प्योरा था, उसने उनको वहां पे रेप किया, जिस पर उसको फांसी दी गई। ये मैं आपके एक स्कॉलर की बात बता रहा हूँ। तो औरंगजेब का पीरियड, जो आप इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का रूलर था। औरंगजेब के साथ ये भी मंसूब किया जाता है कि उसके जितना अमन रियासत में उसके वक्त पर रहा है, पूरे बाकी के जितने भी मुगल हैं किसी का नहीं रहा। कहने का मतलब यह है, जो चीज आप कह रहे थे ना, मैं उसका चीज का जवाब देना चाह रहा हूँ। चौधरी साहब, मैं सिर्फ 3 किताबें आपको बताऊंगा, और ये हिंदुओं की लिखी हुई नहीं है। एक है तारीख हसन, ये कश्मीर, हसन कोई हामी है, उसने लिखी है तारीख हसन। मैं कश्मीर का हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। और 2 किताबें हैं, मैं नाम ले रहा हूं। दूसरी किताब है तौफतुल अहबाब, ये फारसी में है। तीसरी किताब है बहरिस्तान शाही। ये तीनों कश्मीर के बारे में है। खुदारा उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि पंडित आपको साहब, मैं एक कश्मीर चीज की आपसे हवा नहीं गुजारिश है। करूं, ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये आम वायरल हुआ क्लिप है। ये जो प्रोफेसर है आपके स्टूडेंट को लेक्चर दे रहे हैं, मैं आपको आरजू को फॉरवर्ड करूंगा या आपको फॉरवर्ड कर भिजवा देंगे। दीजिएगा जहां तक आरजू तल्लक है, से लेके, सुने लेकिन सुने मैं तो सुने आपको किताबों के नाम बता रहा हूँ। सुने सुने मैं किसी मुसलमान का नहीं कोट कर रहा, मैं आपके हिंदू प्रोफेसर का कर रहा हूँ। आप तारीख कहीं पे भी नहीं बताती कि जब मुसलमानों ने 1000 हुकूमत की है, वहां पे रिलीजियसली हिंदुओं पे जुल्म हुआ, ईसाइयों पे जुल्म हुआ या सिखों पे जुल्म हुआ ये तारीख में कहीं भी नहीं मिलता। ये जुल्म कहां से स्टार्ट हुआ? किसी दिन मेरी गुजारिश हिंदुस्तान आना थोड़ी सी हुआ मेरी हो ना, गुजारिश सुने। हिंदुस्तान जब आना हुआ हो, आप कभी आप आए इंशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत खैर मैं मकदम है हिंदुस्तान, कश्मीर कभी आप आऊंगा, आए। कश्मीर मेरा है, मैं हाँ, इंशाल्लाह जरूर मेरे आऊंगा मेहमान और बने। आके मैं आपके आपको घर चाय दिखाऊंगा पीऊंगा। दिल्ली के 100 किलोमीटर रेडियस में, 100 किलोमीटर रेडियस में दिल्ली के, आप कोई 100 साल पुराना, सिर्फ 100 साल पुराना मंदिर दिखा दीजिए, मैं आपको 800 साल पुरानी मस्जिद दिखा सकता हूं। बाबरी मैं आपको मस्जिद का 300 क्या साल हुआ? पुराना गिरजा दिखा सकता हूं। पंडित आप साहब मुझे मेरी बात सुने, एक मेरी गुजारिश एक सुने। 100 साल बाबरी पुराना मंदिर नहीं दिखा सकते। बाबरी मस्जिद का क्या हुआ? आप लोगों ने पूरी दुनिया के सामने तोड़ दी है ना, शहीद बिल्कुल, की है। और बहुत सी बिल्कुल अभी ये रिसेंटली मानता जो हूं, धारा आपकी करता लगी है नहीं हूं। 370 और 35A, इसमें जो मब है उन्होंने दिल्ली का क्या असर किया? ये जो शाहीन बाग है वहां पे औरतों का क्या असर हुआ? ये तारीख का हिस्सा है। मैं एलिगेशन नहीं लगाने की कोशिश कर रहा, ये हकीकत है। और मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, आप जब कॉम्पैक्ट। तक आप सच्चाई को तस्लीम नहीं करेंगे ना, तब चौधरी तक कोई साहब, चीज दुरुस्त नहीं होने वाली। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में, मैंने मैं आपसे इनकी पहले इस कहा बात है से कि पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। जब तक हाँ, सच्चाई को तस्लीम नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने कश्मीर वाला। की सच्चाई पे आ जाए, अच्छा, कश्मीर की ये सच्चाई पे आ जाए। सभी आप सब यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर लगा कश्मीर रहे की हैं सच्चाई कि हिंदुस्तान की सच्चाई से मुख्तलिफ नहीं है। एक मिनट, कश्मीर की सच्चाई पाकिस्तान की सच्चाई नहीं से सुने ना, मुख्तलिफ नहीं है। सुने, मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर लगा लेना जो अदारा बना हुआ है, और वो रिपोर्ट करे कि कौन किसके साथ ज्यादती कर रहा है, कौन फौज है जो सिविलियन आबादी पर मार्टर फेंक रही है, गोले फेंक रही है। यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर उनको काम करने दें, मगर कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा। देखिए ये चौधरी साहब, जैसे नहीं, टाइम बिल्कुल कम है, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके पंडित जी आपकी तरफ चलूंगी। सुशील साहब, आप लास्ट कमेंट आपकी तरफ से कि आप क्या समझते हैं कि ये सब जो हमने बात की, जो हम अक्सर, आपको पता है इंडियन चैनल्स पे भी ये बहस चलती रहती है, डिबेट होती रहती है, लेकिन आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है? इसको हल कर कैसे किया जा सकता है? कब तक हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे? ये कब खत्म होगा ये सब कुछ? देखिए, बहुत जल्दी खत्म होगा। और जब पाकिस्तान से वहां की रियाया को निजात मिलेगी, वहां के सिंधियों को, बलोचियों को फौज से निजात मिलेगी, वहां के पख्तूनों को ड्यूरन लाइन से निजात मिलेगी, जो बंट गए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, जब गिलगिट बल्टिस्तान के शियाओं को निजात मिलेगी, उस दिन इंशाअल्लाह ये पूरा का पूरा खित्ता फिर अमन और चैन से सराबोर होगा। फौजी कूटों से निजात मिलेगी, पाकिस्तान के जर्नैलों से निजात मिलेगी, जो आ जाएं कुर्सी पे तो फिर हटते नहीं है, और हटाने की कोशिश करो तो फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं। जब तक ये जहनियत नहीं जाएगी और इससे निजात नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मैं लगता एक कुछ बात होने पूछना वाला है। चाहता हूं, अगर अलाउ करेंगे तो। जी जी जी।
पंडित साहब, ये क्या सच है कि ये जो आपके फिल्मी जर्नल थे, जनरल सनी देओल, जैकी श्रॉफ और अक्षय कुमार वगैरह, ये गए हुए हैं वहां पे चाइना की फौज की कन्फ्रंट करने की क़यादत आप इनके हाथों में है, वो कन्फ्रंट कर रहे हैं वहां पे। आपके जर्नल्स की तरफ से तो ना कोई बयान आ रहा है, ना मोदी साहब की तरफ से कोई बयान आ रहा है कि वो वाकई अंदर आए या नहीं आए, उन्होंने कब्जा किया या नहीं किया, हिंदुस्तान की क्या स्ट्रेटजी होगी, कुछ भी नहीं आ रहा है। गुमसुम हो गए हुए हैं आपका सारा निजाम। जब अगर लाइन ऑफ कंट्रोल को थोड़ी सी भी इसमें झड़पें हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि वहां पे अभी बच्चों को मुसलसल मारा जा रहा है मकबूजा कश्मीर में। आप मगर ये बच्चों क्या को सच आगे है कि क्यों ये करते हैं? आपके फिल्मी एलओसी जर्नल्स में जो वो आप कन्फर्म मस्जिदों के करने के लिए ऊपर गए हुए तोपें हैं? क्यों लगाते हैं? आप जी क्यों गांवों की आड़ में जंग करते हैं? आप क्यों शहरियों को सामने रख के, औरतों बच्चों को सामने रख के जंग करते हैं? देखें, दोनों तरफ कश्मीरी हैं। हम हमारी फौज किसी सूरत नहते वहां पे बॉर्डर के जो लाइन ऑफ कंट्रोल को उस पार है उनको नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आप अपने फौजियों के स्टेटमेंट्स नहीं, देख लें। आप आजकल नहीं, कोई चीज सिविलियन हार लेके तो आजकल नहीं सुने खड़ी है। सुने इसी आजकल तरह कोई चीज फौज फिक्की नहीं मिठाई रहती। के डब्बे लेके तो नहीं खड़ी है ना। नहीं नहीं, नहीं मैं आपकी वही फौज वही तो ले रास्ता कह रहा हूँ बसा ना, रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो मिठाई के डब्बे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई खबर अगर निकले तो हमें भी इतला कर देना कि वाकई ये फिल्मी जर्नल से ये कन्फ्रंट करने के लिए नहीं। गए वहां पे चाइनीज फौज को। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप दोनों का कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच कि आपने शो ज्वाइन किया। लेकिन मैं आपने यही मुझे, कहूंगी अवध कि जी, मेरा नहीं ख्याल कि चाहे वो भारत की फौज हो या पाकिस्तान की फौज हो, कोई भी सिविलियंस को मारना कोई भी नहीं चाहेगा। सही और बात। किसी तरफ भी शहादत होती है, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो या इंडिया के बॉर्डर पे हो, जो आम सिटीजन्स हैं सभी का दिल दुखता है। और हम उम्मीद करते हैं कि कोई इसका हल निकलेगा, कोई इसकी रास्ता ऐसा निकलेगा कि बहुत जिससे जरूरी है, बहुत जरूरी है थैंक सर। यू, बिल्कुल, बहुत थैंक बहुत जरूरी है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ, थैंक यू।